यस। ठीक है, तो रिविजन की बात करें तो वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जेनॉन के हाइड्रोलिसिस HCF2, HCF4, HCF6 के हाइड्रोलिसिस सारे पढ़ लिए थे, है ना। इसके बाद अपन ने सारी मेटल्स की पानी के साथ रिएक्शन पढ़ ली थी, कोई विगरसली करता है कोई नॉन विगरसली करता है, हाइड्रोजन निकलती है अलग अलग कंडीशंस पे। उसके बाद नॉन मेटल्स की पानी के साथ रिएक्शन पढ़ ली थी। कौन कौन से नॉन मेटल है जो पानी के साथ रिएक्शन करते हैं? कौन कौन से नॉन मेटल? हेलोजन। हेलोजन सारे करते हैं। हेलोजन आयोडीन करता है पर मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होती, नॉर्मल मतलब कंडीशन में नहीं करता वो, नहीं ही करता है एक तरीके से। फ्लोरीन में तो नॉर्मल रिडॉक्स होती है, क्लोरीन ब्रोमीन में डिस्प्रपोर्शनेशन। और ये जो अगली रिएक्शन थी वो तो साहब मतलब जहर इंपॉर्टेंट थी। क्या? नॉन मेटल विथ NaOH। ये तो मतलब NaOH 5 सितारे लगा लो आप इस पर ऑलरेडी, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो जेनॉन वाली पे भी सितारे लगाने चाहिए, ऐसे सितारे तो हर जगह लगाते फिरेंगे फिर अपन, है ना। ये तो साहब कतई जहरीली। क्लोरीन के साथ NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट क्या बनेगा? क्लोरीन के साथ NaCl प्लस NaCl प्लस वो NaOCl। NaOCl और हॉट प्लस पानी। कंसंट्रेटेड में NaCl NaCl प्लस NaClO3। NaCl प्लस NaClO3। ठीक है, क्लोरीन में अलग होता है, बट फ्लोरीन में अलग होता है, बट क्लोरीन ब्रोमीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और फास्फोरस की NaOH के साथ रिएक्शन क्या थी यार? PH3 बनाता है और H3PO2 बन जाता है और H3PO2 कि नहीं NaH2PO2? वो वो तो उसके NH2PO2। बाद बनाता है। बट एग्जाम में आएगा तो H3PO2 मत करना, एग्जाम में NH2PO2 करना, ठीक है, हाँ है ना। NaH2PO2। और सल्फर की रिएक्शन क्या थी? सल्फर के साथ H2S NaOH प्लस डालेंगे तो H2S बनेगा Na2S प्लस और Na2S2O3। Na2S प्लस हाँ Na2S2O3, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्लोरीन के साथ कुछ और थी, कोल्ड एंड डाइल्यूट में OF2 बनता है कि O2 बनता है? कोल्ड एंड OF2 डाइल्यूट में OF2 बनता है ना। और हॉट एंड कंसंट्रेटेड में O2 बनता है। साहब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ठीक है, चलो फिर से एक बार छोटी सी चीज और देख लो। HCF6 का हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या बन रहा था? ये भी रिवीजन क्वेश्चन है। Hc क्या? HF प्लस XCO3। HF प्लस XiO3। ठीक है, तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है सर, तो हाँ सिंपल है। XiO2 का हाइड्रोलिसिस से क्या XiO बन रहा था क्या? किसका हाइड्रोलिसिस? XiF2 का HF प्लस XiO बन रहा था क्या? नहीं Xe प्लस O2। हाफ ऑफ मत बोलो फिर, नहीं तो तुमको पूरी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी रिएक्शन को। अभी मैं बैलेंसिंग कर ही नहीं रहा हूँ, बैलेंसिंग कर ही नहीं रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो HCF4 का हाइड्रोलिसिस से क्या बन रहा था? HF प्लस XiO2 बन रहा था क्या? नहीं XeO3। कतई कतई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये रेडॉक्स थी HCF4 वाली, HCF2 वाली रेडॉक्स थी, पर HCF6 वाली रेडॉक्स नहीं थी। ठीक है, चलो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी यार, बहुत ज्यादा, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आने की। इसको बैलेंस करना है तो कर लो यार, तुम करना चाहो तो कर लो, बैलेंस करें क्या? लो, इसको 6 कर लिया। मैं एक थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ कि वो कभी कभार कैसे खेलता है। 6 हो गया HCF6 है, तो यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 हो गए दोस्तों। क्या हो गई बैलेंस रिएक्शन? अरे हो गई ना। ये बना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कैसे? अरे हो गए बैलेंस के बच्चे, कुछ हो तो गए सब। 6 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, इट्स बैलेंस्ड। अब कई बार वो क्या खेल करता है कि अगर उसने पूछा HCF6 हाइड्रोलिसिस क्या मिलेगा बताओ, क्या बोलोगे? जोर से बोलो, क्या हो गया? HCF6 HCO3 और HF। ठीक है, उसने सिर्फ इतना सा बोला तो ये बोलना है। उसने बोला कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा तो फिर से यही बोलना है। उसने अगर बोला 3 मोल पानी डाला है तो फिर से यही बोलना है। इन सब केस में यही बोलना है। पर अगर उसने जान करके बोला कि सिर्फ 1 ही मोल पानी डालना है, उसने क्या बोला? सिर्फ 1 ही मोल पानी डालना है, तो आप सिर्फ एक ही बार O लगा पाओगे, तो क्या बनेगा? HCOF4। और अगर उसने बोला कि 2 मोल पानी डालना है, तो फिर आप एक और बार O लगा देना, फिर क्या बनेगा? HCO2F2। अभी O3 थोड़ी बन जाएगा। और फिर एक और बार पानी डाला है,
तो अब बन जाएगा XeO3। तो समझ रहे हो, अगर वो फोर्सफुली तुमसे पूछे, जैसे नीट वाला क्वेश्चन पूछे तुमसे फोर्सफुली, क्या पूछे कि जैसे सपोज ऐसा क्वेश्चन आया तुमको एग्जाम में, XeF6 प्लस 2 मोल ऑफ पानी, तो तुम प्रीडोमिनेटली सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, तो ये भी ऑप्शन में है, मैं बताता हूँ, XeO3 भी ऑप्शन में है, XeO2 भी ऑप्शन में है, XeOF4 भी ऑप्शन में है, और XeO2F2 भी ऑप्शन में है। तो आप बस डायग्राम बॉम्बे कैलकुलेटर ले 2 मोल पानी के साथ क्या करोगे? क्या करोगे 2 मोल पानी के साथ? बोलो 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 बोलो, रिपीट कर दो क्या रिपीट करो? जो Question? बोला आपने। और ये स्क्रीन भी विजिबल नहीं है मेरे को, तो देखो स्क्रीन विजिबल नहीं है, जिस पे आप मतलब लिख रहे हो जिस पे आप। दिखना लिख पा रहे हैं। सर सिर्फ 3 ही स्क्रीन विजिबल है सर। 3 ही स्क्रीन क्या होता है? लेकिन हाँ आप ठीक है। तब तक ये नहीं दिख रही थी देखो, नहीं नहीं तब सर, तक मैंने शेयर नहीं करी थी वाली। अच्छा तुमको प्रीवियस वाली दिख नहीं रही थी करी अब तक? हाँ इतना सारा लिख दिया अपन ने आपने। चलो ये तो खैर रिविजन ही था वैसे भी, ये सब कुछ तो रिविजन था, है ना? यस सर। तो ये अपन ने एक नई चीज मैंने बताई तुमको अभी कि XeF6 का हाइड्रोलिसिस कोई पूछे क्या बनता है तो क्या बोलोगे? XeO3 प्लस HF। क्या बोलोगे? XeO3 प्लस CO3 HF। और जब तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो क्या होगा? यहाँ पे देखो 3 पानी है, तो यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, यहाँ पे 6 फ्लोरीन, तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया। अब बैलेंस हो गई क्या रिएक्शन? देख लो, 6 हाइड्रोजन हाँ 6 हाइड्रोजन 6 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, एक एक तीनों बैलेंस हो गई। तो इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कितने मोल लग रहे हैं पानी? 3 मोल। तो अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बनता है, बट अगर सामने वाले ने लिखा सिर्फ 1 मोल पानी डाला है, सामने वाले ने क्या लिखा? मैं सिर्फ 1 मोल पानी डाल रहा हूँ, तो सिर्फ आप एक ही बार ओ लगा पाओगे, और एक ही बार ओ लगा पाओगे तो 2 F हटेंगे और एक ओ लगेंगे, क्या बनेगा? HCOF4। और फिर से उसने दूसरी बार पानी डाला, तो अब एक और ओ हट जाएगा, तो क्या बन एक और ओ लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? XeO2, और 2 F हट गए तो एक और F2 बच गए, और फिर से एक और बार पानी डाला तो क्या बन जाएंगे? तीसरा ओ भी लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? XeO3। CO3 ठीक है। तो अगर को पूछे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? XeO3। अगर को पूछे हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? XeO3। अगर को पूछे 3 मोल पानी डालने से क्या बनता है? XeO3। बट अगर नीट वाले ने तुमसे पूछा कि XeF6 में 2 मोल पानी डालने से क्या बनता है? XeO3, XeO2, XeOF4 के XeO2F2। आगरा बॉम्बे कैलकुलेटर दिल्ली, क्या बनना है? 2 मोल पानी दिल्ली। से। दिल्ली। देखो उसने स्पेसिफिकली पूछा है कि 2 मोल पानी डालना है, स्पेसिफिकली, मतलब आपको 2 बार ओ लगाने, समझ रहे हो? या तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस लिखेगा यहाँ पर कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से ये बन रहा है, या तो 3 मोल से बन रहा है, बट उसने स्पेसिफिकली पूछा है 2 ही मोल पूछा है, तो 2 मोल वो लगा सकता है। अब तो क्या बनेगा? आगरा बॉम्बे कैलकुलेटर दिल्ली, दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली बनेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। तो वहां पे ये मत करके आओ कि सर हमने तो XeF6 का हाइड्रोलिसिस मतलब XeO3 ही पढ़ा है। अब XeO3 तब बनेगा जब क्या हो दोस्तों? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। और अगर जब पार्शियल, अगर 1 मोल दिए होते तो क्या बनाते बोलो? XeOF4 XeOF4 बनाते हैं ना। तो ये सब चीजें तुमको एग्जाम में आ सकती हैं कि XeF6 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने से पहली बार ये बन रहा है, पूछ सकता है द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। तो ऐसे ऑप्शन बना के देखेगा, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, दिस कॉमा दिस कॉमा दिस, ऐसे सीक्वेंशियली ऑप्शन बना के दे देगा। तो पहले क्या बना? XeOF4, फिर बाद में क्या बना? XeO2F2, और फिर बाद में क्या बना? XeO3। हाँ या ना? ठीक है, चलो ये रेडॉक्स है कि नॉन रेडॉक्स है? कुछ भी, सारी रिएक्शन में नॉन ऑक्सीजन रेडॉक्स स्टेट है। प्लस 6 ही है। Non-redox है। आप एक बार कराओ, 2 बार कराओ, 3 बार कराओ, देखो सबको, देखो सब में एक्सी का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 ही है। तो वहां पे पानी के साथ कोई जनरली तो चेंज होती नहीं है, पर सर XeF2 और XeF4 में तो होती है। हाँ होती है ना, वहां तो होती है, मैं खुद बोल रहा हूँ, बट जनरली पानी के साथ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हर जगह प्लस 6 है, तो रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स, दिस ऑल आर
नॉन redox रेडॉक्स। reactions, नॉन है ना। रेडॉक्स। और ये क्या है, ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स, ये है पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स, पार्शियल हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट। सही है, तो ये अब तक अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसमें अपन ने नया तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, बट मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सब बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हुई है अपन कल की तारीख में। और कल मैं HNO3 वगैरह पढ़ाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि HNO3 के लिए चाहिए मेरे को 2 घंटे अप्रॉक्स, और HNO3 तो सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा। तो सीधे सीधे आपको पता है क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में से। अब अपन ऑफिशियली चालू करते हैं किसको, पी ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट्स। केमिस्ट्री। अब तक क्या कर रहे थे, अब तक अपन ने जनरल कंसेप्ट पढ़ लिया, हाइड्रोलिसिस के पढ़ लिया, NaOH के साथ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पढ़ ली बहुत सारी। उसके अलावा और क्या पढ़े, ऑक्सी एसिड्स पढ़ लिए, जैसे बहुत भर भर के क्वेश्चन आते हैं, भर भर के मतलब हर साल नहीं आते हैं, जेई मेंस में आते हैं, क्योंकि वहां तो पेपर बहुत सारे बनते हैं। अब तुम्हारा तो एक ही पेपर बनेगा, तो प्रोबेबिलिटी है आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट यस देयर इज प्रोबेबिलिटी। वो पूछ ला हाइपोफॉस्फोरस एसिड में कितने पीएच बॉन्ड है, कितने पीओएच बॉन्ड है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में कितने मोल क्या है, कितने मोल क्या है, ये सब चीज आपसे पूछ सकता है, बहुत अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं एक्चुअल में एनसीईआरटी के हिसाब से ब्लॉक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के हिसाब से ब्लॉक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इधर की बात करें, सबसे पहले तो एस ब्लॉक आते हैं। एस ब्लॉक हो चुका है 11वीं में, रिवीजन आपको टाइम मिले जब मिले, अभी मत करना, जब मिले तब। बोरॉन कार्बन हो चुका आपका पूरा 11वीं में, यस मतलब 11वीं वालों के साथ, है ना। अब क्या बचा है, ग्रुप 15 से लेके 18 तक, 15 है ना। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, मतलब नियॉन के ऊपर हीलियम। तो आपकी ये सब चीजें आपकी बची है जो आपको इस सेगमेंट में पढ़ना है। नाइट्रोजन फैमिली क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली या नोबल गैस फैमिली। हेलोजन तो फैमिली नाइट्रोजन फैमिली में कौन आते हैं, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी या बिंदास। ऑक्सीजन फैमिली में ओल्ड स्टाइल से टीपो, और यहाँ पर फिरकल बारई एंटी, और यहाँ पे हीना, मीना और करीना, एक्सीलेंट रनर्स। ठीक है, तो ये आपकी पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री आपको यहाँ पे बातें करनी है ना। किसको क्या बोलते हैं, इनको हेलोजेंस बोलते हैं, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, इनको भी कुछ बोलते हैं, बट अभी उन सबकी जरूरत नहीं है। अभी अपन डायरेक्ट चालू करते हैं क्या दोस्तों, ग्रुप 15 या फिर नाइट्रोजन परिवार। क्या चालू करते हैं अपन, नाइट्रोजन फैमिली। पी ब्लॉक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली अगर कोई है तो नाइट्रोजन फैमिली है। कि हेलोजन फैमिली में तो क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, उनकी NaOH के साथ रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, उनकी पानी के साथ रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, उनके कलर का रीजन होमोल्यूमो ट्रांजिशन आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं रहेगा हेलोजन फैमिली में। नोबल गैस में आप हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोबल गैस में जेनॉन फ्लोराइड का हाइड्रोलिसिस ही है, और थोड़ी बहुत जेनॉन फ्लोराइड की प्रॉपर्टी। पर नाइट्रोजन फैमिली में बहुत सारा है पढ़ने को। तो पहले अपन जनरल बातें करेंगे, फिर अपन स्पेसिफिक बातें करेंगे कि भैया अमोनिया कैसे होता है, HNO3 कैसे होता है, वो सब स्पेसिफिक बातों में आएगा। पर पहले अपन बात करते हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला टॉपिक क्या है, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको। तुम्हें एलिमेंट्स मालूम है क्या क्या है, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारिया, बिंदास, जो बोलना है बोलो। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड। मेटलाइड। और बिस्मथ क्या है, मेटल। मेटल। ये आपकी बातचीत हो गई, है ना। नाइट्रोजन और फास्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक और एंटीमनी नाम तो पता है ना। नहीं यस। तो नाइट्रोजन फास्फोरस का तुमको पता है, वो तो मेरे को मालूम है, नाइट्रोजन फास्फोरस पता है। एस मतलब आर्सेनिक, एसबी मतलब एंटीमनी। एंटीमनी, है ना। एसएन होता है टिन, और पीबी होता है लेड। एसएन एसबी मतलब तो एंटीमनी होता है। तो नाइट्रोजन फास्फोरस तुमको मालूम था, नहीं मालूम हो तो लिख लेना, है ना। एस मतलब आर्सेनिक दोस्तों, एसबी मतलब एंटीमनी, और बीआई मतलब बिस्मथ। ठीक है, ये चीजें मालूम है, हाँ सर मालूम है। अच्छा, बहुत सारी बातें कर ली अपन ने, जैसे एक बात ये कर ली अपन ने यहाँ पे, पता भी नहीं पड़ा
कि किसकी फिजिकल स्टेट क्या है, मतलब फिजिकली कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है कौन मेटल है, अपन ने बातें कर ली, फुल फॉर्म की बात कर ली। अब दूसरे अपन क्या बात कर लेते हैं, दूसरे अपन बात कर लेते हैं अकरेंस। अकरेंस है ना, अकरेंस कैसे होता है। अब नाइट्रोजन तो तुमको मालूम है कहाँ पे मिलती है सबसे ज्यादा, कहाँ पे, चौराहे पे, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट में, हाँ एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में, सही बात है ना। नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड इन फ्रॉम एयर, या फिर नाइट्रोजन इज 78% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर। एयर में 78% अप्रोक्सीमेटली बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन होती है, मालूम ही है तुमको। तो एयर का, नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा एफिशिएंट सोर्स कौन सा है, एयर है, 78% है। रिएक्टिव नहीं होती, तुम्हें मालूम है। उसके अलावा ऑल्सो, या फिर नाइट्रोजन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, etc। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतनी ज्यादा मात्रा भी नहीं है, पर अगर तुमसे सीधा सीधा किसी ने पूछ लिया कि प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में से क्या मिल सकता है, तो नाइट्रोजन मिल सकता है, क्योंकि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स में अमाइड लिंकेज होती है ना, पॉलीपेप्टाइड अमाइड लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज से अमीन मिल सकता है, नाइट्रोजन मिल सकता है। तो अगर कोई पूछ ले क्या मिल सकता है, तो नाइट्रोजन मिल सकता है, सीधी सी बात है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कहाँ पे मिलता है, फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, या फिर ऑब्टेन्ड इन बोल लो, इन बोन्स, टीथ एटसेट्रा। बोन्स और टीथ में फॉस्फोरस भी होता है, कैल्शियम तो होता ही है, और फॉस्फोरस का भी एक मेजर सोर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स ऑल्सो फ्रॉम सम मिनरल्स लाइक Ca3PO4 होल ट्वाइस, क्योंकि कैल्शियम +2 होता है, फॉस्फेट -3 होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट है ना, इससे मिलता है। और इसके अलावा बात करें तो इससे भी मिलता है, ये सब मिनरल्स है ना। इसको बोलते हैं एपेटाइट फैमिली, फ्लोरापेटाइट फैमिली, बट तुम कंफ्यूज हो गए, एपेटाइट वेपेटाइट छोड़ो अभी, है ना, इसको बोलते हैं फ्लोरापेटाइट। नाम वाम छोड़ो, इन मिनरल से भी फॉस्फोरस मिलता है ना, फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स मिनरल से फॉस्फोरस मिलता है। ठीक है, फॉस्फेट मिनरल से फॉस्फोरस मिलता है, वेरस AS and SB found in form of their sulfides। AS और SB के सल्फाइड्स मिलते हैं मिनरल्स में, है ना, SB2S3 वगैरह, AS2S3 वगैरह। ये सब क्यों बता रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी में है, इसलिए बता रहा हूँ, वरना मेरे को कोई मजे नहीं आ रहा किसका सल्फाइड मिलता है, किसका फ्लोरोपेटाइट मिलता है, किसका भैया अमीनो एसिड में से मिलता है। पर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, आ सकता है, इसलिए अपन सिक्योर रहो अपनी कॉपी में। ठीक है, अपनी कॉपी में इतना लिखो कि भैया कुछ भी आ जाए तो आप फंसो ना। तो ये चीज इसलिए लिखवा दी कि ऑकरेंस क्या होता है, नाइट्रोजन का मालूम है एयर में होता है, और अमीनो एसिड्स वगैरह में होता है, प्रोटीन्स वगैरह में होता है। फॉस्फोरस मेनली कहाँ पर होता है बताओ, कहाँ पे मिलता है फॉस्फोरस, बोन्स और बोन्स या टिप फिर में। टीथ में, और आर्सेनिक एंटीमनी इन द फॉर्म ऑफ देयर सल्फाइड्स। लिख लिया, साथ साथ में लिखना है। तो ये अपने बात कर लिया, अब और क्या बात करनी है सर, बहुत सारी बात करनी है, देखो छोटे छोटे में करेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। टीटीबी, टॉप टू बॉटम साइज क्या होगी, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज। इंक्रीजेस, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बट जो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस में जो साइज बढ़ रहा है वो ज्यादा होगा, और नीचे वालों में जो साइज बढ़ रहा है वो कम हो रहा है, वो समझ रहे हो उसका रीजन क्या होता है। हाँ, वो शील्डिंग बिल्डिंग होता है, कि जैसे जहां पर एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक नहीं होते वहां पे ऊपर से नीचे आने पर साइज ज्यादा बढ़ता है, बट जहाँ डी ब्लॉक एफ ब्लॉक आते हैं वहां साइज बढ़ता तो है पर कम बढ़ता है। ठीक है, तो वो सब चीजें जो जनरल ट्रेंड है वो तो यहाँ पर भी रहता है, जनरल ट्रेंड यहाँ पर भी रहता है, इसलिए मैं अलग से इसको नहीं लिखवा रहा, है ना। हर जगह लगता है वो जनरल ट्रेंड, आप पीरियोडिसिटी से पढ़ते आ रहे हो।
तो साइज की आपने बात कर ली, अब साइज के बाद आप बात कर सकते हो आयनाइजेशन एनर्जी। तो शॉर्ट में कम से कम एक बार इसको कवर कर लें। तो टॉप टू बॉटम टीटीबी मतलब टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? बोलो 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 बोलो। डिक्रीज। क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकाल, इजी होगा, है ना। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इन जनरल बोल रहा हूँ मैं, इसका नाइट्रोजन फैमिली से मतलब नहीं है। इन लेफ्ट से जनरल राइट जाने पर बढ़ती है। इन जनरल क्या होती है, बढ़ती है। बढ़ती। क्योंकि इन जनरल अपन बात करें लेफ्ट से राइट, साइज तो बढ़ता नहीं है, साइज कम होता है, साइज कम होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड वो ज्यादा लगेगी। तो आपका 15th एंड 16th में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए थी? नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में किसकी ज्यादा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी? ऑक्सीजन वाले की। ऑक्सीजन वाले की, क्योंकि लेफ्ट से राइट बढ़ती है। बट अब तुम बताओ मेरे को, आयनाइजेशन एनर्जी तुमने वहां 50 बार पढ़ी है, किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा होती है कि ऑक्सीजन की ज्यादा होती है? नाइट्रोजन की होती है, हाफ फिल्ड है ना, ऑर्बिटल हाँ, रहते हैं। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्चुअली। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15th ग्रुप इज ग्रेटर देन 16th ग्रुप, है ना, ये याद रखना, ड्यू टू हाफ फिल्ड फ्री ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड पी सबशेल, है ना, क्योंकि इनमें NH2 NP3 होता है ना। तो अगर कोई 15th और 16th का पूछे तो अगर कोई तुमसे पूछे लेफ्ट से राइट आयनाइजेशन क्या होगी, कम होगी बढ़ेगी, बताओ? लेफ्ट से राइट ज्यादा आयनाइजेशन बढ़ेगी। बढ़ेगी। बट अगर कोई तुमसे स्पेसिफिकली पूछे कि 15th और 16th में किसकी ज्यादा है, 16th ग्रुप की कम है। की। और 15 अरे सॉरी ज्यादा 15th पूछा है तो 15th की ज्यादा है, क्योंकि इसमें क्या है, हाँ NH हाँ NP3 है, समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपकी एग्जाम लायक कंसेप्ट है, वहां पर छोटी छोटी मिस्टेक आप कर सकते हो, इसलिए यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट इट। लिख लिया, है ना। जैसे नाइट्रोजन की क्या होगी, ज्यादा होगी ऑक्सीजन से, अगर लिखना हो तो लिख लेना। वैसे तो अपन ने ये सब चीजें लिखी ली है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में लिखना तो एग्जांपल और लिख लेना कि नाइट्रोजन की ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से। क्लियर? और अगर मैं पूछूं सल्फर और फास्फोरस में किसकी ज्यादा होगी? फास्फोरस की। फास्फोरस, क्योंकि सेम ट्रेंड है, फास्फोरस और सल्फर में बात करें तो फास्फोरस में हाफ फिल्ड पी सबशेल है। सही है, हो गया इतना? चलो, यस बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं बात करूं इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहीं पे मैं एक और बात कर लेता हूं, अपने को जबरन को स्कूल एग्जाम तो लिख नहीं रहेगी, पॉइंट बढ़ाना है, नहीं इसी में अपन ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख लेंगे। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है दोस्तों इनका? NH2 NP3 NH2 NP3 NP3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इनकी? +3 और +5। +3 +3 है, +5 है, और एक और चीज तुम बोल गए -3 है। अमोनिया में -3 होती है नाइट्रोजन, क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेके भी तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अगर अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे अमोनिया है, तो अमोनिया में नाइट्रोजन की क्या रहेगी, +3 -3। -3 तो अगर ये आदमी, अगर ये एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उनकी -3 रहेगी। और अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फिर नाइट्रोजन की प्लस में रहेगी। फास्फोरस कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो फास्फोरस की प्लस में रहेगी। ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या? +3 +5 और -3। बट क्या ये ओनली पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? आंसर है नहीं। नाइट्रोजन नहीं। कैन इवन शो, नाइट्रोजन तो साहब NO भी बनाता है, +2 भी बनाता है, +4 भी बनाता है, सब बना सकता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन -3 to +5 बहुत ज्यादा वैरायटी बनाता है। -3 to +5 वो -3 भी बनाता है, 0 भी बनाता है, +1 भी बनाता है, N2O में +2 भी बनाता है, NO में +3 भी बनाता है, N2O3 में +4 भी बनाता है, NO2 में +5 भी बनाता है। तो नाइट्रोजन भाई साहब से आप बहस मत करने लग जाना, वहां निपटा देंगे उनसे, बहस करोगे। -3 +5 नाइट्रोजन भाई साहब सब बनाते हैं। कुछ कुछ जैसे -2 वाला नहीं मिलता होगा, बट इन जनरल बोल रहा हूँ।
बट अगर कोई पूछे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस -1 भी परिवार तो की, बनाता है ना। हाँ बना तो कुछ भी सकता है, पर कॉमन +3 +5 और -3 है ना। अब जब इतनी बात कर रहे हैं तो और चीज बताओ चलो, टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +5 क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? वो सब चीजें हैं क्या, फिजिकल में नहीं लिखाना चाहिए इसको, मैं केमिकल प्रॉपर्टी में लिखाना चाहिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। डिक्रीज होती है, +5 की क्या होगी, डिक्रीजेस Dec- ड्यू टू वो इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ +5 डिक्रीजेस, क्योंकि जो आखिरी वाला है बिस्मथ है ना, वो +5 एग्जिबिट करेगा कि +3, वो सिर्फ क्या करेगा, +3 +3 इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर मैं दूसरे तरीके से पूछूं टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ +3 की क्या होगी, इंक्रीजेस। इंक्रीजेस, क्योंकि बिस्मथ जो मेनली +3 में ही रहता है ना। टॉप टू बॉटम स्टेबिलिटी ऑफ -3, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, डिक्रीजेस क्यों, क्योंकि -3 कब होती है पता है, -3 तब होती है जब वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन की क्या -3 है ना, बट जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी ना। यस तो माइनस माइनस एग्जिबिट करने की प्रॉपर्टी उनकी कम होगी, माइनस एग्जिबिट करने की उनकी प्रॉपर्टी कम होते जाएगी। एक अच्छा क्वेश्चन करो, नीट लाइक क्वेश्चन है ना, नीट लाइक क्वेश्चन। रिड्यूसिंग पावर ऑफ अरेंज नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी इन ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तुम बोलोगे सर नीट में सब्जेक्टिव आते ही नहीं, ऑब्जेक्टिव आते हैं। अरे मेरे को भी मालूम है, सब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बना देगा वो। ऊपर की सारी चीजें लिख ली, अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं मेरे को मालूम है, क्योंकि ये सब कुछ में कुछ नया नहीं है। आपको नया लिख रहा है मतलब आपने पुराना पढ़ा नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले पता नहीं कितनी बार आ चुकी है, न जाने कितनी बार। ये नाइट्रोजन क्या क्या एग्जिबिट करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट तो भाई साहब जान है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग सबसे ज्यादा अगर वर्ड यूज होते हैं इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक मतलब ब्लॉक केमिस्ट्री है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, तो सबसे ज्यादा अगर कोई दो इफेक्ट यूज होते हैं तो वो इनर्ट पेयर इफेक्ट और शील्डिंग ही है। पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनएफ इलेक्ट्रॉन एंड इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज्यादा यूज। मतलब मैं तो स्कूल वालों को बोलता हूँ अगर इनऑर्गेनिक में कुछ समझ पड़े ही नहीं तो ये लिख के आ जाना, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनएफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट फंडन डन डन। इनऑर्गेनिक में नहीं समझ पड़े थे, है ना। चलो तो अब क्वेश्चन ये है, -3 की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है ऊपर से नीचे, +5 की क्यों कम हो रही है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण NH2 इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाते हैं, +3 की बढ़ रही है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा है, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी इन तीनों में से, Bi+3। वाह वाह बेटे वाह, ये बोल रही Bi+3 की होगी, बाकी लोग AS ये बोल रही है S+3, मतलब दोनों तरीके का आंसर आ चुके हैं। अब कोई जिन लोगों का आंसर नहीं आया उनका आंसर है Sb+3 है ना। बाकी बताओ As+3 की Bi+3 की Sb+3, रिड्यूसिंग पावर क्या होती है, Bi+3। Bi+3। अच्छा सुनो ना, रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना है, तो इसमें तो +3 H में H+ देने की स्टेबल टेंडेंसी ना, मतलब डिसोसिएट करने की। डिसोसिएट H+, क्या क्या वर्ड बोल रही है, सिंपल रख चीजों को, ठीक है। तो अभी 2 लोगों का आंसर, 3 लोगों का आंसर As+3 और 4 लोगों का आंसर चैट बॉक्स में मिला लेता हूँ Bi+3 है, ठीक है। तो तकरीबन 7 लोगों का आंसर है, बाकी सबका मैं आंसर मान लेता हूँ Sb+3 है, बाकी सबका आंसर मान लेता हूँ Sb+3, ठीक है। तो अधिकतर लोगों का आंसर हो गया Sb+3 जो कि गलत है, ठीक है। आप बधाई हो आप सबको गलत आंसर की, जिनका Sb+3 है, जिनका आंसर नहीं आया है ना उन सबको बधाई। चलो उसके बाद जिन जिन का आंसर आया अपन बात करते हैं दोस्तों।
इन द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। बात समझना, 10 बात समझना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस जो करता है, दोस्तों समझना। दूसरे को रिड्यूस रिड्यूस करे खुद करते खुद ऑक्सीडाइज हाँ, तो समझ रहे हो, सामने वाले को रिड्यूस करना है। रिड्यूसिंग पावर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना है, तो खुद को क्या होना है? खुद ऑक्सीडाइज होना है। ऑक्सीडाइज होगा। तो जब As+3 ऑक्सीडाइज होगा तो दोस्तों क्या बनाएगा? As+5। Sb+3 होगा तो क्या बनाएगा? Sb+5। Bi+3 होगा तो क्या बनाएगा? Bi+5। बताओ कौन सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज होना चाहता है इन सब में? As+3 As+3। Bi+5 तो होना ही नहीं चाहता है। Bi+3 Bi+3 को बोला ऑक्सीडाइज होगा, उसने मना बन कर रहता दिया। है ना। मना कर दिया, बोले ना मुझसे ना हो पाएगा। क्या बोला? ना हो पाएगा। Bi+3 ने मना कर दिया, मुझसे ना हो पाएगा क्योंकि इनर्ट पर इफेक्ट के हिसाब से मेरी +3 ज्यादा स्टेबल है। Bi ने क्या बोला? मुझसे ना हो पाएगा। कौन बोला? कौन बोला? है ना, तो उससे ना हो पाएगा क्योंकि Bi+3 ज्यादा स्टेबल है, वो +5 में जाना नहीं चाहेगा। तो जब Bi खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो सबको रिड्यूस नहीं करेगा, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर स्ट्रॉन्गेस्ट है कि वीकेस्ट है इन सब में? weakest Bi+3 की वीकेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट किसकी है? As+3। ठीक है, तो ऐसा आ सकता है सर, तो तीन क्वेश्चन बना बना के। हाइड्राइड में क्या होता है ऐसा? हाइड्राइड कहाँ से है बीच में? नहीं, मैं पूछ रही हूँ। क्या हाइड्राइड में तो हाइड्रोजन मतलब निकल जाता है इजीली? तो डिसोस मतलब NH3 से हाइड्रोजन नहीं निकलता, बट जो नीचे वाले से हाइड्रोजन इजीली निकल जाता है, तो इसलिए नीचे वाले जल्दी से हाइड्रोजन दे देते हैं। तो हाइड्राइड्स में रिड्यूसिंग नीचे वाले ज्यादा अच्छे हाइड्राइड्स, होंगे ना? हाँ, और हाइड्राइड्स में तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 थोड़ी होती है, -3 होती है। खैर ऊपर वालों की, हाँ, सबकी नहीं। इसको नीचे कंपेयर, वालों की तो प्लस होनी है ना? हाँ प्लस होनी है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम्म, वो तो एकदम अलग ठीक चीज है। है। आप तो सीधा सीधा पूछ लिया कुछ ऐसा है तो ये सब बातें अपन ने कर ली है भैया। +3 +5 की बात कर रहे हैं, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ती है ऊपर से नीचे आने पर, +5 की कम होती है। तो ये अपन ने बात कर ली किसकी? ऑक्सीडेशन स्टेट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जल्दी जल्दी कर रहे हैं, जिसको लगे ज्यादा फास्ट है बता देना। 6th ले सकता हूँ मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉप टू बॉटम क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज की डिक्रीज? कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिव टॉप टू बॉटम होती है डिक्रीज, डिक्रीज है ना। जैसे नाइट्रोजन भाई साहब की कितनी होती है पॉलिंग स्केल में? 4 होती है, 3.5 होती है कि 3 होती है? 3 होती है ना। नाइट्रोजन क्लोरीन की 3 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है। फास्फोरस की कितनी होती है? फास्फोरस की होती है 2.1। 2.1। ठीक है, तो हाइड्रोजन से थोड़ा इक्वल रहती है। हाँ। आर्सेनिक की तकरीबन होती है 2 और Sb और Bi की तकरीबन सेम रहती है, तकरीबन सेम रहती है 1.9। 1.8। हाँ, क्या फर्क पड़ता है ना। 1.9 1.8 सेम रहती है इनकी। तो ये तो हमने बात कर ली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है। उसके बाद अपन क्या बात कर सकते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद अपन बात कर सकते हैं डेंसिटी की। टॉप टू बॉटम हमेशा डेंसिटी इन जनरल ट्रेंड बताओ, टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सब में ऐसे होता है, एस ब्लॉक वगैरह सब में मास भी बढ़ता है, मास ज्यादा बढ़ता है, बट वॉल्यूम कम बढ़ता है। तो ओवरऑल टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीजेस। एस ब्लॉक से ऐसा चल रहा है, इंक्रीज। एस ब्लॉक में भी है, बोरॉन कार्बन में भी है। एक्सेप्शन अलग होते हैं, अपन इन जनरल बात कर रहे हैं। एक्सेप्शन तो खैर उधर एस ब्लॉक में था, सोडियम पोटेशियम नाक में, है ना, बट अपन जनरल बातें कर रहे थे। जनरली टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? दोस्तों बोलो बोलो बोलो। इंक्रीज की डिक्रीज? इंक्रीज इंक्रीज होगी, डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब मैं थोड़ा सा टफ पॉइंट पे आता हूँ। सर
हम्म हम्म, क्या हुआ? सर ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल भी तो इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, तो मास, वही तो मैंने बोला, मास ज्यादा बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? सपोज सर वो पहले कोई मेरे 10/8 और बाद में कोई 20/9 हो रहा है, कौन बड़ा है? 20/9। हाँ। नहीं, गलत है। हाँ मतलब 20/9 ही बड़ा है। तो जो मास है वो 20 बाय ज्यादा बढ़ 9। रहा है। मास तो काफी ज्यादा बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने पर, बट वॉल्यूम सपोज है 10 एंगस्ट्रॉम है, सपोज 180 एंगस्ट्रॉम है, तो इसका जो वो है वो 180 की जगह 190 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, तो बहुत ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ता है। बट मास में तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऊपर से नीचे आने पर। तो बढ़ तो दोनों रहे, पर मास बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम बढ़ रहा था, ओवरऑल डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, चलो अब एक टफ ओके। पॉइंट की तरफ आते हैं, कि पहले सिंपल पॉइंट ले लें। नहीं, टफ पॉइंट आन दो, टफ पॉइंट आन दो, काफी टफ है। मेटेलिक नेचर तो बात करते, तो मेटेलिक नेचर तो ऊपर से नीचे बढ़ रहा है ना? तो अगर मैं बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेटालिक नेचर, ये जल्दी जल्दी करना है, अपने को इनमें टाइम नहीं लगना है। इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं इसमें, काफी काफी नहीं, मतलब एक ही एक्सेप्शन होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में तो हमेशा एक्सेप्शन होते हैं, याद रखना। अब फिजिकल स्टेट पहले बता देता हूँ इसके पहले। तो मालूम है नाइट्रोजन कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन। गैस। डाइनाइट्रोजन गैस। गैस मिलती है। फॉस्फोरस कैसे मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ P4 सॉलिड। सॉफ्ट सॉलिड। सॉफ्ट P4 सॉलिड। सॉलिड है ना, सॉफ्ट रॉक से क्या फर्क पड़ता है? P4 सॉलिड है, क्योंकि व्हाइट रेड अलग अलग हो सकता है, वो सब बातें नहीं है। P4 सॉलिड है। और फिर उसके बाद बात करें आर्सेनिक, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास, ये सब मिलते हैं मेटल्स के फॉर्म में, सॉलिड। है ना, मेटेलिक सॉलिड्स के फॉर्म में। मेटेलिक सॉलिड गलत बोला मैंने, सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। अब जो बिस्मत है, बिस्मत का एक तरीके का मेटेलिक स्ट्रक्चर है। बिस्मत का स्ट्रक्चर कैसा है? मेटेलिक स्ट्रक्चर। आर्सेनिक और एंटीमनी का स्ट्रक्चर पता है कैसा है? जायंट कोवेलेंट या फिर नेटवर्क स्ट्रक्चर। और N2 और P4 कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं पता है? N2 और P4 एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? ऐसा अकेले पड़े रहते हैं, नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N बना के, फास्फोरस ऐसे P4 पड़े रहते हैं। बट बिस्मत क्या होता है? बहुत सारे ऐसे बिस्मत रखे उनके बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग, है ना। और आर्सेनिक और Sb जैसे वहां पर नहीं होता था डायमंड में, सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट मतलब डायमंड में वो सब चीजें होती थी, तो वो नेटवर्क और जायंट कोवेलेंट सॉलिड है। अब बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन नहीं है। क्यों एक्सेप्शन नहीं है? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से गैस बनाना। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है लिक्विड से गैस बनाना। तो जब इन सबको तुम लिक्विड ले लोगे, जब इन सबको तुम लिक्विड ले लोगे, है ना, तो यहाँ पर कोई ऐसे कोई फालतू की चीजें वर्क नहीं करेंगी। सीधे सीधे बात होती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमेशा से सबसे पहली चीज जो बॉइलिंग पॉइंट में क्या काम करती है वो होती है मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? बिस्मथ का, एंटीमनी का, आर्सेनिक का, फास्फोरस का, नाइट्रोजन। बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है। एक्सेप्शन की बात करूं तो ऐसे ये जो आखिरी के दो होते हैं ना, आखिरी के दो तुम भले से कार्बन फैमिली देख लो, नाइट्रोजन फैमिली देख लो, कोई सी भी फैमिली देख लो, आखिरी के दो की चीज तकरीबन सेम ही होती है। तो जो एक्सेप्शन होते हैं नॉर्मल ट्रेंड में वो आखिरी के दो में होते हैं ड्यू टू एफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी तुमको समझ नहीं आएगा मेल्टिंग पॉइंट, तो छोड़ दूंगा इसको मेल्टिंग पॉइंट। अब एनसीईआरटी वाले ने क्या कर रखा है पता है? एनसीईआरटी वाले ने टेबल दे रखी है ऐसी, तुम्हें पता है फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे रहता है? ऐसे टेबल बना देता है, ऐसे पांचों लिख देता है, फिर सबकी वैल्यू लिखता है, डान 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 डान, फिर वैल्यूज कंपेयर करता नहीं है, वो सिर्फ वैल्यू लिख देता है और बोलता है आप रट लो, आप रट लो, अगर आपको एग्जाम निकालनी तो आप रट लो। ठीक है, तो एनसीईआरटी पे वैल्यूज दे रखी है।
जब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वैल्यूज देख लेंगे, तो या तो मेल्टिंग पॉइंट में तब के लिए छोड़ देता हूँ, या फिर अभी झेल पाओ तो झेल लो। मेल्टिंग पॉइंट झेल पाओ तो झेल लो। मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जब तुम वैल्यूज देखोगे तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है किसका पता है? आर्सेनिक का, फिर होता है एसपी का, फिर होता है नाइट्रोजन का, होता है कि फास्फोरस का होता है, आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट। मतलब होता तो बिस्मथ का है। आप सर क्या करें, करे तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? देखो पहली बात, इनऑर्गेनिक के ट्रेंड में आप कुछ कर नहीं सकते हो, जो वैल्यू होती है वो होती है। आप कंसेप्ट दे सकते हो, ट्रिक दे सकते हो, लॉजिक दे सकते हो, बट आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। नहीं सर मैं तो कर सकती हूँ, मैं तो पेन है मेरे पास, वैल्यू चेंज कर दूंगी बुक की। अबे बुक की चेंज कर लोगे, एग्जाम में कैसे करोगे चेंज? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट में तो हमेशा से भयंकर एक्सेप्शंस होते हैं। आप कोई से भी फैमिली ले लो, मेल्टिंग पॉइंट की चीजें तो इधर उधर होती ही हैं। बॉइलिंग पॉइंट में कोई खास एक्सेप्शन कभी भी नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट में हमेशा एक्सेप्शन क्यों होता है पता है? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में आपको क्या करना है, सॉलिड को लिक्विड में करना है। और मेल्टिंग पॉइंट में इतने एक्सेप्शन क्यों होते हैं? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड। अरे सॉलिड स्टेट पढ़ा है ना? यस सर। कोई बीसीसी Yes. सॉलिड होता है, कोई एफसीसी सॉलिड होता है, कोई अलग टाइप का सॉलिड होता है, कोई नेटवर्क सॉलिड होता है, कोई पॉलीमरिक सॉलिड होता है, कोई डिस्क्रीट मॉलिक्यूल होता है ना, कोई जायंट कोवलेंट मतलब वो नेटवर्क होता है। तो सॉलिड के स्ट्रक्चर, जो कोई एक चीज है जो सॉलिड फॉर्म में अलग अलग तरीके से दे रखी होती है, बीसीसी का चीज अलग हो जाती है और सिंपल क्यूबिक की चीजें अलग हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो मेल्टिंग पॉइंट में है ना, हमेशा लफड़े आते हैं, हमेशा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में आपको सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाना है, तो हमेशा लफड़े आते हैं मेल्टिंग। पर क्या एग्जाम में आ सकता है? तो आंसर है हाँ, एग्जाम में क्यों नहीं आ सकता? एनसीईआरटी में दे रखा भैया, वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने, एकदम सीना चौड़ा करके पूछेंगे वो लोग एनसीईआरटी वाले, मतलब नीट वाले, क्योंकि एनसीईआरटी में वैल्यूज दे रखी है। तो करे तो करें क्या, बोले तो बोलें क्या? देखो सिंपल सी बात है, वैल्यूज तुम बोलो तो अभी पीपल खोल लूंगा, आज नहीं खोल रहा पर मुझको, है ना। जो जायंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है, जैसे डायमंड वगैरह है, जैसे SiO2 है, जो होते हैं नेटवर्क स्ट्रक्चर्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है। और जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है, क्योंकि ऐसा चुपचाप से अकेला पड़ा हुआ है, अकेले जाके अटैक, फट टूट गया, अकेला सॉलिड पड़ा हुआ है यहाँ पे, इतना सा सॉलिड है ना, जाके अटैक, फट टूट गया। और जैसे बहुत सारे से सॉलिड के नेटवर्क बने हुए हैं, जाल जंजाल बना हुआ है, तो उस जंजाल में अगर तुम तोड़ोगे तो तोड़ने में मुश्किल है, सीधा सा लॉजिक। तो अगर को पूछे नेटवर्क सॉलिड और नॉर्मल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, तो नेटवर्क वालों का ज्यादा होता है। तो इतना मैं समझा रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम में आ सकता है ना वैल्यू बेसिस पे, तो आपको वैल्यू ना रटना पड़े। अदरवाइज मैं तो बोल दूंगा देखो ऐसा है, एनसीईआरटी में वैल्यू दे रखी है, मैं भी वैल्यू लिखवा देता हूँ, रटना हो तो रट लो, वैल्यू लिखवा देता हूँ, रटना हो तो रट लो, ऐसा बोल सकता हूँ। बट अपन कंसेप्चुअली भी चल रहे हैं केमिस्ट्री में कि ये दोनों क्या है, ये दोनों नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनका इसलिए ज्यादा है, ये मेटेलिक है इसलिए इसका थोड़ा सा कम है, और ये दोनों क्या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसको मेरी चीज सुनो, क्या अभी के अभी घोट के पीना है क्या, जैसे कल की रिएक्शंस पड़ी थी? तो आंसर है नहीं, इसको अभी के अभी घोट के नहीं पीना है, बस इसको भी तुम कॉपी में लिख लो कि ऐसा क्यों हुआ। मेल्टिंग पॉइंट मेरे को खुद को मालूम है, तुमको नहीं समझ पड़ा होगा बहुत सारों, क्योंकि नहीं पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट पहली बार समझ में, पहली बार के आखिरी तक समझ नहीं पड़ता है मेल्टिंग पॉइंट। बट अपन ने लॉजिक तो पढ़ा है, लॉजिक तो पढ़ा हुआ, ठीक है। तो आप अगर नहीं समझ पड़ा कोई दिक्कत नहीं, आप इसको रट लेना जब टाइम मिले तब, ठीक है। ड्रॉप्स से, ठीक है। और ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टी में एकदम जमीन आसमान का फर्क था बहुत सारा, ठीक है। तो फॉस्फोरस यहाँ पे इन जनरल लिखा हुआ है, और यहाँ पे इन जनरल वो शायद तक मेरे को लग रहा है व्हाइट फॉस्फोरस की बात करी उन्होंने, और व्हाइट फॉस्फोरस डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ही होता है, पढ़ेंगे एलोट्रॉप में। तो ये इन्होंने जनरल बातें करी, अगर आप स्पेसिफिक बातें करने जाओगे तो चीजें बिल्कुल बदल सकती है, कि अगर आप किसी और फॉस्फोरस का, जैसे ब्लैक फॉस्फोरस का किसी से कंपेयर करो तो चीजें बदल सकती हैं बिल्कुल। बट ये अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपने को 2 घंटे बाद जाके लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करना है,
आप इन बेसिस पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। ये अपन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एनसीईआरटी का डाटा है, एग्जाम में आ सकता है ना। टेक्निकली इतना सफिशिएंट नहीं है अगर आपको कोई चीज करनी है, बट एनसीईआरटी के डाटा एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। अपन ने को फिलहाल सिर्फ एग्जाम निकालनी है, बल्कि अगर अपन टेक्निकलिटीज पे बात करें तो चीजें फर्क पड़ता है, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बट उतनी डिटेल में अभी जाने की जरूरत है नहीं। जैसे भी मैंने एक शब्द लिया था एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप जैसे कार्बन के होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फास्फोरस के भी होते हैं 3-4, इवन तो फास्फोरस के अप्रोक्सीमेटली 6 के अप्रोक्स होते हैं। आपको 2-3 ही पढ़ना है, जब आएगा तब पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ एक लाइन लिखिए। अभी सिर्फ लाइन क्या लिखना है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, है ना, अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 कैन शो एलोट्रॉपी। और उसमें भी सबसे तेज कौन है, तुम बोलोगे कौन, आज तक, अबे न्यूज चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा एलोट्रॉप फास्फोरस बनाता है, ठीक है, बट नाइट्रोजन एलोट्रॉप नहीं बनाता है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने एन ट्रिपल बॉन्ड एन में खुश रहता है, उसकी जिंदगी चल रही है ट्रिपल बॉन्ड बना के, एक नंबर जिंदगी चल रही है, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है। तो ये सब चीजें दे रखी है कि नाइट्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी, whereas other compounds of group 15, other elements of group 15 can show allotropy, ठीक है, एलोट्रॉपी। अब सिमिलरली मैं बात कर लूं यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट की जो कैटिनेशन तो सिंपल सा पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉन्ड एनर्जीज एंड स्ट्रेंथ। तुम्हें भी मालूम है फिजिकल प्रॉपर्टीज से कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आता ही नहीं है, आ सकता है ना क्वेश्चन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आ सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिजिकल प्रॉपर्टी है भी नहीं, मैंने यूं ही पढ़ा दिया है। तो ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं बस एक बार कि एक बार पढ़ ले। अब कैटिनेशन मतलब क्या होता है, कैटिनेशन मतलब सर मतलब कैटायन का नेशन, सेल्फ लिंक, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की सबसे ज्यादा होती है भैया, तभी तो कार्बन इतने करोड़ों कंपाउंड्स बनाता है, क्योंकि कार्बन डट 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 दूसरे कार्बन से एकदम खटाक तरीके से सेल्फ लिंक हो सकता है। पर सर कार्बन फैमिली थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन तो नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो कैटिनेशन होता है नाइट्रोजन फैमिली में, ठीक है। बट अगर कोई पूछे नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसमें ज्यादा कैटिनेशन होता है, तो फास्फोरस में ज्यादा होता है, फास्फोरस में, है ना, क्योंकि फास्फोरस ज्यादा फास्फोरस से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ सकता है, नाइट्रोजन नहीं जुड़ता है। नाइट्रोजन सिर्फ N2 के फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक चीज ऐसी है, देखो मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी में चीजें पैराग्राफ के फॉर्म में दे रखी है। अब मैं एक चीज ऐसी पढ़ाने जा रहा हूँ जो जनरली इग्नोर हो जाती है, बेशक इग्नोर होती है, मेरे को पक्के से पता है, एनएन और पीपी, और बहुत लोग उसको जान करके इग्नोर कर देते हैं। वैसे तो पढ़ते वक्त हो जाती है इग्नोर, है ना, और कुछ लोग जान करके करते हैं क्योंकि समझा नहीं पाते इस पॉइंट को। तो मैं नहीं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को तो करनी है चीजें अच्छे से। यहाँ पर मैं दोस्तों नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, किसकी, सिंगल बॉन्ड की। तो अभी एक बहुत सिंपल सी बात, सबसे पहले मैं बात करूं बॉन्ड लेंथ, एन सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी कि पीपी सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना इससे सिंपल क्वेश्चन मिलेगा क्या, पीपी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अरे एन 2p है, पीपी 3p है, तो ऊपर से नीचे आ रहे हो तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, कितना सिंपल था, ठीक है। दूसरी चीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, एन की पीपी की, एनएन की, क्योंकि आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हो, आप केमिकल बॉन्डिंग से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। बॉन्डिंग में भी एमओटी और उसके बाद भी आप पढ़ते आ रहे हो क्या, कि बॉन्ड ऑर्डर, क्या पढ़ा है अपन ने, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हिच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, पढ़ते आ रहे हैं क्या अपन ये सब। बॉन्ड, यस सर। अब तुमने क्या लॉजिक लगाया कि बॉन्ड लेंथ पीपी की ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, कम होगी, ठीक, एकदम सही लॉजिक है ना। पर ये लॉजिक कब लगाना होता है, ये लॉजिक लगाना होता है सेम एलिमेंट के लिए, मतलब
मतलब इस चीज को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में लगा सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर इसका हाई है, बॉन्ड लेंथ इसकी हाई होगी, है ना। ये चीज कब लगा सकते हो दोस्तों, जब एलिमेंट सेम हो। अब एक चीज मुझको बताना, जैसे कहीं पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है और कहीं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड का कि डबल बॉन्ड का? डबल बॉन्ड का। बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, डबल बॉन्ड का ज्यादा है ना। और बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है। सिंगल बॉन्ड। कुछ भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा, पता नहीं क्या बोल रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, डबल बॉन्ड की ज्यादा है कि सिंगल बॉन्ड की ज्यादा है? अरे नहीं, डबल बॉन्ड डबल की की ज्यादा। है। बॉन्ड ऑर्डर डबल की ज्यादा है ज्यादा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड सॉरी ऑर्डर ज्यादा है। अगर मैं पूछता बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड। या फिर डबल बॉन्ड की क्या होती है, कम होती है। ये चीज तो तुमको पहले से आती है, कितनी बार यूज करी अपन ने, कितनी बार, न जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार। सही है, ऑर्गेनिक में तो बहुत ही ज्यादा यूज आती है चीजें, है ना, करते हैं ना यूज अपन। पर ये चीज कब लगाना है, सेम एलिमेंट। ये है ना कंसेप्ट, सेम एलिमेंट के लिए लगाना सिर्फ। ये मैं बोल रहा हूँ, ये चीज इग्नोर हो जाती है, मैं तुमको जब पढ़ा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट है, दे रखी है उन लोगों, इंपॉर्टेंट तो खैर इतनी नहीं है सही बोलूं तो, बट उन्होंने दे रखी है, आपको मालूम है ना, पढ़ोगे तो मिलेगी, मैंने देखी थी। ठीक है, तो सेम एलिमेंट्स के लिए लगता है ये कंसेप्ट। ये चीज नहीं दी उन्होंने, पीपी के बारे में दे रखा है, एनएन के बारे में दे रखा है। एक्चुअली पता है क्या होता है एनएन और पीपी, है ना। वैसे एक मजे की बात बताऊं, केमिकल बॉन्डिंग में आखिरी में पढ़ी अपन ने ये चीज, बट मेरे को पक्के से याद है कि केमिकल बॉन्डिंग की आखिरी की चीज याद नहीं रहती है अपने को, क्योंकि अपने पास जिंदगी में इतनी सारी चीजें याद रखने को है कि अपन ने 5-6 महीने पहले क्या पढ़ा था वो छोटा सा याद नहीं रहता है। ये होता है, सबके साथ होता है, अपने साथ भी होता है, सबके साथ होता है, तो मैं उसका इतना लोड नहीं ले रहा हूँ। बट यहाँ पर क्या होता है, बॉन्ड लेंथ भी पीपी की ज्यादा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पीपी की ज्यादा है। आप किताब खोल के देख लेना, आपकी ही किताब में दे रखा है ये पैराग्राफ में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली के अंदर सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है, यहाँ पे किसकी बात चल रही है, सिंगल बॉन्ड की। बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की ज्यादा है कि फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड की, बोलो। फॉस्फोरस। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड की, फास्फोरस फास्फोरस सिंगल बॉन्ड? फॉस्फोरस। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उसकी ज्यादा है। इसका रीजन आप दे सकते हो कि यहाँ पर क्या है, लोन पे रिपल्शन। तुम बोलोगे यहाँ पर भी है, नहीं यहाँ पर नहीं, यहाँ पे ये भी 3p में, ये भी 3p में, यहाँ पर 2p में दोनों। तो यहाँ पे लोन पे रिपल्शन के कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन एक दूसरे से भागना चाहते हैं, भागो भागो भागो, तो भाग जाते हैं, वो तोड़ देते हैं संबंध एक दूसरे से। तो सिंगल बॉन्ड के साथ मैं कह रहा हूँ है आपके इसमें। एक मजे की बात और कर लूं, नहीं सर मत करो, तो मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ाता हूँ ऐसे, तो फिर ये सब छोटी छोटी बातें करनी पड़ेंगी अगर आपको परफेक्शन चाहिए चैप्टर में। परफेक्शन वाली बातें कर रहे हैं, है ना। ऐसे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं करना, बट परफेक्शन की जब बात करें, परफेक्शन की अगर मैं बात करूं तो सपोज अब मैं याला लेता हूँ, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और पी ट्रिपल बॉन्ड पी, एन ट्रिपल बॉन्ड एन और पी ट्रिपल बॉन्ड पी। अब तुम बोलोगे सर पी ट्रिपल बॉन्ड पी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, अरे वो तो मेरे को भी मालूम एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अगर कोई तुमसे पूछ ले, अगर कोई तुमसे पूछे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की पी ट्रिपल बॉन्ड पी की? पी ट्रिपल बॉन्ड पी। अरे लेंथ तो जब नीचे आओगे तो बढ़ेगी ही सही ना, ऊपर से ग्रुप में नीचे आओगे तो लेंथ तो बढ़ेगी ही सही। बट अगर कोई तुमसे पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ एनएन की ज्यादा है कि पीपी की, तो मुझसे पूछना ओए पूरा बोल। तुमसे को पूछा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ एनएन की ज्यादा है पीपी की, तुम बोलना वो पूरा बोल। क्या, अगर सिंगल बॉन्ड पूछे तो एनएन की कम है, बट अगर कोई ट्रिपल बॉन्ड पूछे तो एनएन की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों, अबे बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तभी तो वो बनता है, पीपी की बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तभी तो वो नहीं बनता है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग भैया, केमिकल बॉन्डिंग भगवान है इनऑर्गेनिक का। ये भी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, नहीं सर नहीं पढ़ा, पढ़ा है। केमिकल बॉन्डिंग में बोला है कि जब पाई बॉन्ड बनते हैं तो 2p पाई ज्यादा अच्छे से बनते हैं, और 2p पाई 3p पाई कम अच्छे से बनते हैं, और 3p पाई तो बहुत ही कम अच्छे से बनते हैं ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में।
ठीक है, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ नहीं याद रहता है, तो मेरे को भी नहीं रहता है बहुत बार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसमें, बट केमिकल बॉन्डिंग जिंदाबाद, है ना, इसलिए वो चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ा जाता है, क्योंकि वहां पर ये सब चीजें भी आ जाती है। ओवरलैप सीधा सीधा है कि 2p2p ओवरलैप है, 2p2p पाई बॉन्ड का ओवरलैप इजी होता है, पर इस 3p3p का ओवरलैप इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता, ओवरलैपिंग इफेक्टिवनेस। तो n ट्रिपल बॉन्ड n ज्यादा स्टेबल है कि p ट्रिपल बॉन्ड p? एंड एन ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बॉन्ड। n ट्रिपल बॉन्ड n सिंगल बॉन्ड n ज्यादा स्टेबल है कि p सिंगल बॉन्ड c? p। पी सिंगल बॉन्ड। और बॉन्ड लेंथ तो दोनों केस में p की ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ तो दोनों केस में p की ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में तो कोई लॉजिक ही नहीं है भैया, जब नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आओगे तो लेंथ तो बढ़ेगी ही, सही सही है क्या मित्रों? यस तो ये अपन ने काफी अच्छे लेवल पे जाके बातचीत कर ली, ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई है खत्म। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे जल्दी से। आज सिर्फ बेसिक बेसिक देखेंगे, ज्यादा लोड मत लेना, टफ वाले केमिकल प्रॉपर्टीज अपन आज नहीं देखेंगे, बेसिक वाली देखेंगे, आपको पक्के से सारी समझ पड़ेंगी, पक्के से। इसमें भी अगर तुम देखोगे तो नया कोई बहुत ज्यादा तो कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए लिख ली फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें सबसे ज्यादा हैवी क्या था? इसमें सबसे ज्यादा हैवी, ये थोड़ा सा हैवी लग सकता है तुमको, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस फास्फोरस, बट पढ़ाना मेरा धर्म है क्योंकि एनसीईआरटी में है। सिमिलरली बात करूं मेल्टिंग पॉइंट, तो मैं पक्के से बोल रहा हूँ कि आधे लोगों को समझ नहीं पड़ा होगा कि क्या जायंट कोवेलेंट क्या डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, बट एनसीईआरटी में वैल्यूज दे रखी है, या तो मैं वैल्यूज रटा हूँ कि इसको 480 होती है, इसकी 370 होती है, इसको 1255 होती है, तो वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, बट ट्रेंड आपको थोड़ा सा एक दो बार आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए, तो ये चीज थोड़ी सी आपको लगी होगी, बाकी तो इसमें कुछ नया नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल था, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल था, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत सिंपल था, एलोट्रॉपी भी बहुत सिंपल था, कोई नई बात नहीं थी एलोट्रॉपी में, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाज वेरी सिंपल, अकरेंस में कुछ नहीं था, साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कुछ भी नया नहीं था, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन परिवार। अपन चालू करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। मेरे को पता है ऐसे पढ़ाने मजे नहीं आते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, बट ठीक है, मेरे को तो जो अपन मैकेनिज्म वाइज पढ़ रहे थे उसमें ज्यादा मजे आते हैं, बट ठीक है, थोड़ा बहुत वो भी देख लिया अपन ने, थोड़ा बहुत ऐसे भी देख लिया, दोनों काम हो जाएंगे। तो ये अपन बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपन ने बात कर ली है क्या पहले ही ऑलरेडी? अरे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, चलो कर ली। अब बात करते हैं अपन इसमें फर्स्ट दैट इज, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें लिख भी नहीं रहा हूँ क्योंकि अपन वहां बात करके आए हैं। पहली चीज में देख लेता हूँ रिएक्शन विद ऑक्सीजन, पहले छोटी रिएक्शन फिर बड़ी रिएक्शन। तो जैसे ये इनको मैं बोलता हूँ ई, एनसीईआरटी वाला इनको ई बोलता है ना हमेशा। ई के साथ जब एयर कराते हो तो कौन कौन से टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं? मेनली बनता है E2O3 एंड E2O5, ये बनते हैं मेनली। कब कौन सी कंडीशन में क्या बनते हैं तो स्पेसिफिक रिएक्शन जब पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे कि कब P2O3 बनता है, कब P2O5 बनता है, दैट इज नॉट आवर कंसर्न एट दिस टाइम, बट मेनली कॉमनली कौन होते हैं दोस्तों? +3 एवं +5 वाले ऑक्साइड, +3 वाले एवं +5 वाले ऑक्साइड। बट नाइट्रोजन के बारे में आपको मालूम है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तो बहुत सारे होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बट नाइट्रोजन कैन form variety of oxides at different conditions। अब कौन सी कंडीशन पे क्या पड़ता है ये आगे आएगा जब अपन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पढ़ेंगे। वो एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी वालों ने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की, उसमें उनका लेंथ वेंथ दे रखी है, उनके स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है बढ़िया तरीके से, तो वो आगे आएगी। बट वेराइटी ऑफ ऑक्साइड क्या क्या बना सकता है? नाइट्रोजन एक तो +1 बना सकता है लाफिंग गैस, दैट इज N2O। N2O। नाइट्रोजन +2 बना सकता है, दैट इज NO।
NO, नाइट्रोजन +3 बना सकता है, दैट इज N2O3। नाइट्रोजन +4 बना सकता है, दैट इज N2O4, NO2 या फिर N2O4। N2O4, एंड नाइट्रोजन +5 बना सकता है, दैट इज N2O5। 5, तो नाइट्रोजन +1 से लेके +5 सब बना सकता है। क्लियर है? ये दोनों का नेचर क्या होता है? कोनो हटो नटो क्या होते हैं? वो न्यूट्रल होते हैं, कोनो हटो नटो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल, है ना? कोनो हटो नटो CO, NO, N2O और H2O। H2O. ठीक है। और अगर मैं तुमसे पूछूं एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर N2O3, N2O4 और N2O5 में सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? N2O5। N2O5 का। 5 क्योंकि जितने इन ज्यादा जनरल N2O5 का. इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक नेचर। इन जनरल बोल रहा हूँ Yes. मैं, है ना? कभी कभी कुछ चेंज आते हैं तो उनको तो अपन एक्सेप्शनली पढ़ लेते हैं H3PO3 H3PO2 वाले, बट इन जनरल आपके 90% क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से हो जाएंगे कि सेम एलिमेंट है +3 +4 और +5 में किसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा दोस्तों? +5 वाले। +5, ठीक है। और N2 और NO क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल, और N2O3, N2O4 या फिर NO2 और N2O5 ये सब बेसिक सॉरी नॉन मेटल ऑक्साइड से एसिडिक होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ एसिडिक नेचर बढ़ते रहता है। सही। चलो अब दूसरी चीज बताना। दूसरी चीज मतलब एक और डिफरेंट, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं तुमको थ्योरी में लिख पा रहा हूँ बट ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं, है ना? दूसरी चीज पूछो एसिडिक नेचर ऑफ, मैं सारे ट्राइऑक्साइड कंपेयर करूं, नाइट्रोजन P2O3 एक्चुअली P2O6 3 दूना 6/2 सही है। P4O6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नाइट्रोजन। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी बोलो बिंदास बोलो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब सबसे सारा एसिडिक कौन है इन सब में से? ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकते हैं दोस्तों। अरे बहुत सिंपल है। एसिडिक नेचर का और मेटेलिक कैरेक्टर का क्या लेना देना है? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, आंसर मत बताना आप आंसर मत बताओ, मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ कि मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं? मेटल के मेटल के बेसिक होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं। तो नाइट्रोजन से बिस्मथ तक मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, मेटेलिक बढ़ता है। कैरेक्टर बढ़ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल वेयर बिस्मथ इज अ मेटल। तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो ऑक्साइड्स का, तो एसिड ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी। या फिर बात करूं कि ऑक्साइड्स की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी? यस सर। हाँ, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। या फिर मैं हाँ। बोलूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पक्के से कम हो रहा है ना, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ट्राइहैलाइड के लिए भी सही है, पेंटाहैलाइड के लिए भी ऐसे ही कुछ होगा क्या? अरे अगर को तुमसे पेंटाहैलाइड पूछ लेगा तो पेंटाहैलाइड में भी ऐसे ही रहेगा क्या? N2O5 P2O5 H2O5 Sb2O5 B2O5 एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन? N2O4, क्योंकि सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कौन? नाइट्रोजन। N2O4, अरे कितने सिंपल है। हाँ, चलो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन है। एक चीज और लिखा लेता हूँ लगे हाथों लिखा लेता हूँ कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक, एसिडिक होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी के कैसे होते हैं? आर्सेनिक और एंटीमनी के होते हैं एम्फोटेरिक। आर्सेनिक और एंटीमनी के दोनों की दोनों ऑक्साइड्स +3+5 दोनों के दोनों क्या होते हैं? एम्फोटेरिक। और बिस्मथ का ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक होता है, क्योंकि बिस्मथ क्या है? मेटल है। मेटल है, ठीक है। तो अगर कोई नेचर पूछ ले कि भैया N2O3 N2O5 वगैरह तो
N2O3 P2O3 H2O3 वगैरह में, तो एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स का कम हो रहा है, फिर चाहे वो पेंटा ऑक्साइड हो या फिर टेट्रा ऑक्साइड हो। बट अगर कोई इन दोनों में आपस में पूछ लेता तो कर लेते क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन कि N2O3 और N2O5 में ज्यादा एसिडिक कौन है, अभी तो करा था, बताओ। N2O5। N2O5 ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट से, ठीक है, तो अगर कोई N2O3 और N2O5 पूछ ले तो वो भी कर लोगे ना। वैरायटी ऑफ Yes, क्वेश्चन, yes, अरे sir. क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं पी ब्लॉक में, तभी तो खतरनाक बन जाता है चैप्टर, कहीं से भी उठा के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख लिए सब, लिखो जल्दी से। तो अपन ने बात कर ली ऑक्साइड्स की, है ना, कि जनरली दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं जनरली, E2O3 E2O5, बट नाइट्रोजन भाई साहब तो मल्टीपल ऑक्साइड्स बनाते हैं और अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग बनते हैं। कब क्या बनता है वो तो अपने को पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने सिलेबस का पी ब्लॉक का, कि कब कौन सा ऑक्साइड बनता है, कैसा स्ट्रक्चर है, कहाँ एनएन बॉन्ड होता है, क्या क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर से नीचे आने पर एसिडिक नेचर क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स का कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या सर, एक बार रिपीट कर दो। ऊपर से कम हो नीचे रहा आने है। पर एसिडिक कम हो नेचर रहा है। कम हो रहा है, और प्लस कम 3 हो प्लस रहा है। 5 में प्लस 5 का ज्यादा होगा। तो अपन ने बातें कर ली है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली विद ऑक्सीजन के साथ, है ना। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अपन ने बातें कर ली। चलो दूसरी बात अपन करते हैं, रिएक्शन विद, पहले छोटा लेते हैं ना, फिर आखिरी में थर्ड जो टॉपिक होगा वो बड़ा रहेगा थोड़ा सा हेलोजेंस। ठीक, अब हेलोजेंस की भी बात करें तो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ये हैलाइड्स के साथ कंपेयर होकर जनरली क्या बनाएंगे, या तो EX3 बनाएंगे या फिर EX5। EX5 बनाएंगे। इतना तो तुम समझने लग गए हो, है ना। EX3 बनाएंगे और EX5 बनाएंगे, और +5 वाले की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, कम, Decrease। और +3 वाले कम की होगी। Increase। अच्छा, क्या इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के पेंटा हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं? अरे वो +5 बनाता वाले ही के नहीं ऊपर से है। नीचे कम हो रही है ना, नहीं। है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है कि नाइट्रोजन डज नॉट Pentahalide। फॉर्म पेंटा हैलाइड्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर कोई तुमसे पूछ ले, घुमा सकता है अजर्सन रीजन में, अजर्सन रीजन में आ सकता है। Yes, sir. अजर्सन में क्या आया, स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम, सही है। ये रीजन है। वैसे अजर्सन क्या है, अजर्सन ये होगा कि पेंटाहाइलाइड्स ऑफ क्या लिख दिया, पेंटाहाइलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर मोस्ट स्टेबल, और रीजन क्या दे दिया कि स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो इसलिए पेंटाहाइलाइड सबसे ज्यादा ऑक्सीजन नाइट्रोजन का स्टेबल रहेगा। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या अजर्सन रीजन दोनों सही है क्या? नहीं, अदर्शन गलत है। रीजन गलत है। मतलब हाँ, अजर्सन ही स्टेटमेंट गलत सेकंड है, सही है। अजर्सन गलत है, क्योंकि नाइट्रोजन बाइसेप पेंटाहाइलाइड बनाते ही नहीं है, ये गलत है, रॉन्ग। बिकॉज नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन कैन मैक्सिमम फॉर्म 5 बॉन्ड्स, 4 bonds ना। 4 बॉन्ड्स।
है ना। मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा मैं पॉज करके नहीं गया था। नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, याद है ना बचपन से। यस सर। हाँ Yes, sir. तो पी ब्लॉक में क्या होता है, वो सब जनरली आधी चीजें बच्चा बॉन्डिंग में पढ़ के आता है, तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कम नहीं आती हैं। नई रिएक्शंस तो बस वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन से आएंगी कि क्या ऑस्वाल्ड प्रोसेस होती है, क्या डेकन्स प्रोसेस होती है, ये सब चीजें नहीं होती, बाकी तो लॉजिक से होती हैं चीजें यहाँ पर। तो नाइट्रोजन कैन नॉट मेक 5 बॉन्ड्स, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो पेंटाइलाइड्स बनते हैं, बाकी पेंटाइलाइड्स बनते हैं, बट नाइट्रोजन के पेंटाइलाइड्स नहीं बनते, है ना। तो अगर मैं लिख दूं इसको शॉर्ट फॉर्म में तो NH5 नहीं बनते। सिमिलरली मेरे को बताओ बिस्मथ के पेंटाइलाइड बनते हैं क्या? नहीं बनते। नहीं बनते, क्यों? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। है ना। बट BiF5 कभी कभी बनता है, समटाइम्स बनता है। PH5 भी तो बनता है। BiF5 समटाइम्स बनता है, बट BiCl5 और BiBr5 और BiI5 ये लोग तो कभी भी नहीं बनते हैं, बट BiF5 समटाइम्स बन सकता है। सही है Yes. है ना। और नई नई बातें करते हैं बहुत सारी, ठीक है। मोस्ट ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन्स आर explosives, therefore unstable, ठीक है। NCl3, NBr3, Ni3 they can be used an explosive, तो इसलिए वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि वो बम बम धमाके कर देते हैं। धमाके बड़े भी होते हैं, धमाके छोटे भी होते हैं। तो एक्सप्लोजिव का मतलब ये नहीं कि NCl3 लाया पूरा देश उड़ गया, इतना एक्सप्लोजिव नहीं होता है। अलग अलग कंटेंट, अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे साइनाइड के बारे में कल मैं देख रहा था कि एक क्वेश्चन पूछा किसी ने स्टैक एक्सचेंज पे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि आप बोल रहे हो, वैसे क्वेश्चन में क्या था कि साइनाइड की स्मेल जो बिटर आलमंड जैसी होती है। साइनाइड की स्मेल कैसी होती है? आलमंड जैसी। तो उस बंदे ने पूछा कि आपको कैसे पता साइनाइड की आलमंड जैसी होगी? क्योंकि साइनाइड तो सूंघ के वो इंसान मर ही गया होगा, क्योंकि साइनाइड से पॉइजनस होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि साइनाइड सूंघने से एक आदमी मर गया। अगर कोई जरा सा साइनाइड एक लिमिट में सूंघ रहा है तो वो पॉइजनस नहीं होता है, बट अगर आप बहुत ज्यादा साइनाइड ले लो बहुत ज्यादा टाइम तक तो वो निपटाता है। तो हर चीज में एक लिमिट होती है। NCl3 भी एक्सप्लोजिव है, ठीक ठाक एक्सप्लोजिव है। बट अगर पूछे ट्राइहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं तो क्या बोलोगे? अनस्टेबल, एक्सप्लोसिव और क्योंकि वो अनस्टेबल। एक्सप्लोजिव ऐसे एक्ट कर सकते हैं। NCl3, NBr3 और NF3। NF3 इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, NF3 इज नॉट एन एक्सप्लोजिव, NF3 इज नॉट एन एक्सप्लोजिव। अब बहुत सारी बातें कर ही रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी करेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर, ये मैं यहाँ पे पा रहा हूँ, सबके लिए होगा, है ना, सबके लिए सेम होगा, सारी चीजों के लिए। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? EX3 का कि EX5 का? भूल गए भूल गए भूल गए भूल गए, किसका ज्यादा होगा कोवेलेंट कैरेक्टर? भूल गए? +5 वाले का फजांस रूल। अरे E सेम है, X सेम है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज्यादा चार्ज, उतना ज्यादा पोलराइजेशन। कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? EX3 का EX5 का? जल्दी बताओ। EX5 का। EX5 का ड्यू टू फजांस रूल, है ना। क्योंकि जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा, जैसे एनायन पे चार्ज सेम है, एनायन पे साइज सेम है, तो कैटायन की बात है, जितना ज्यादा कैटायन पे चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका पोलराइजेशन होगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें अपन ने यहाँ पे रिवाइज कर ली है। और आज की क्लास का आखिरी टॉपिक, आखिरी सेगमेंट पढ़ लेते हैं, इतना आप लिख लो। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट और सिंपल, सब चीजें इंपॉर्टेंट और सिंपल थी कि ट्राइहैलाइड्स बनते हैं, पेंटाइलाइड्स बनते हैं, नाइट्रोजन पेंटाइलाइड नहीं बनाता, बिस्मथ भी जनरली नहीं बनाता है, ट्राइहैलाइड अनस्टेबल होते हैं नाइट्रोजन की। और आज की क्लास का आखिरी सेगमेंट, रिएक्शन विद, ये पता नहीं कौन सा कलर ले ली, क्या पढ़ रहे अपन? हेलो, अपन नाइट्रोजन फैमिली पढ़ते हैं। रिएक्शन विद नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं ना, तो नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ करा के ऑक्साइड्स बना लिए, नाइट्रोजन के हेलोक्सा हेलोजन के साथ करा के हेलाइड बना लिए,
अब नाइट्रोजन के हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो बताओ क्या बनेगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स मेनली EH3 बनते हैं, EH5 जनरली नहीं बनते हैं। मेनली EH3 बनते हैं, EH5 नहीं बन पाते, क्योंकि इसका रीजन भी बॉन्डिंग में मेरे को याद है आया था, और आपको पक्के से याद नहीं रहता है क्योंकि वो याद रखने वाली चीज है ही नहीं। सीधा सीधा पूछा था कि NF3 बनता है, सॉरी NF5 नहीं बनता, उसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। पर PF3 बनता है और PF5 भी बनता है, हाँ, बट PH3 बनता है, PH5 क्यों नहीं बनता है? बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग का, क्योंकि देखो जब नाइट्रोजन को +5 नाइट्रोजन परिवार को +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में करना पड़ता है एग्जिस्ट, देखो ये नाइट्रोजन परिवार है ना। अब नाइट्रोजन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते नहीं है, तो वो तो एक्साइट नहीं कर सकता, बट फास्फोरस वाला इसको एक्साइट कर सकता है। कर सकता है ना, तो PH5 तो बनना चाहिए। देखो फास्फोरस वाला एक्साइट कर सकता है, बट ये भी मुद्दा है किसके लिए एक्साइट करना। आप कर तो सकते हो, बट ये भी तो डिपेंड करता है सामने वाला कौन है। अगर सामने वाला हेलोजन है, अरे क्वेश्चन पूछने बताता हूँ मैं, NF3 करता है, NF5 नहीं करता, इसका रीजन है क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है ना। PF3 करता है, PF5 भी करता है, हाँ सर दोनों करते हैं। PH3 करता है बट PH5 नहीं करता है, इसका रीजन बताओ। तुम बोलोगे सर नीट इज नॉट अ सब्जेक्टिव एग्जाम, मेरे को भी मालूम हो तो, है ना। इसका रीजन तो आपको पता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसका रीजन क्या नहीं बनने का? H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। हाँ, H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो डज नॉट एक्साइट्स फास्फोरस, है ना। सामने वाला अगर आपसे संबंध अच्छे हैं, सामने वाले से आप समझ रहे हो ना, जैसे हेलोजन क्या नाइट्रोजन कहाँ है, ये फास्फोरस और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन क्या था, फास्फोरस से खींच रहा था, फास्फोरस से खींच रहा था, तो फास्फोरस से खींच रहा था, वहां पे वर्चस्व था, फ्लोरीन था, फ्लोरीन का वर्चस्व था, तो फ्लोरीन ने इसको करवा दिया दत्त तेरी के एक्साइट हो जा, तो फ्लोरीन ने बोला एक्साइट हो जा, तो फास्फोरस भैया एक्साइट हो गए, एक्साइट हो गए, एक्साइट होके बना गए। परंतु हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड तो बना लिए, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाने में उसको कुछ नहीं जा रहा है, बट हाइड्रोजन के साथ अगर उसको 5 बॉन्ड बनाए तो इसको एक्साइट करना पड़ेगा। वो एक्साइट करने से पहले देखेगा सामने कौन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, उसने देखा हाइड्रोजन है, क्या हाइड्रोजन के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा वो? आंसर है नहीं, नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि वो हाइड्रोजन के लिए एक्साइट करे। PH5 नहीं मिलता है, सिर्फ ट्राई हैलाइड्स मिलते हैं, बल्कि ऑक्साइड्स में ट्राई भी मिलते हैं, पेंटा भी मिलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नाइट्राइट्स में ट्राई भी मिलते हैं, पेंटा भी मिलते हैं, नाइट्राइट तो कर अलग ही चीज है ना, नाइट्राइट छोड़ो। और फिर क्या पड़ता है, हैलाइड्स, हाँ हैलाइड्स में ट्राई भी मिलते हैं, पेंटा भी मिलते हैं, क्योंकि हैलाइड्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट हाइड्राइड्स में सिर्फ क्या मिलते हैं दोस्तों, ट्राई, पेंटा नहीं मिलते हैं मेनली। ठीक है, समझ गए आप? सर खत्म हो गया, चलो सर बाय बाय टाटा, अभी तो चालू हुआ है। ट्राइहाइड्राइड्स कौन कौन हो सकते हैं दोस्तों? NH3, PH3, PH3, चलो इसको ASH3। रुको इसको ऐसे यहाँ पे लिख, हाँ तो सब अपन यहीं पे बातें कर लेंगे, टाइम कम लगेगा, अलग अलग पॉइंट के बदले। NH3, PH3, ASH3, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास बोलो यार, क्योंकि अपने को तो अच्छे लगते हैं, ऐश्वर्या भी अच्छी लगती है, नाना पाटेकर भी अच्छा लगता है। ठीक है, हाँ, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास। चलो, तो ये अपन बात करें, इसका नाम तुमको मालूम है, NH3 का नाम तो सबको मालूम है, अमोनिया, 90वीं क्लास वाला बता देगा वो तो। PH3 का भी 11वीं क्लास वाला बता देगा, फॉस्फीन। ठीक है, अमोनिया है, फॉस्फीन है। अब इनके नाम सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट नहीं, तो मैं छोड़ देता हूँ, है ना, बट लिखने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारा भी लिखने में कोई नुकसान नहीं है, बट मैं फिर से कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ नाइट्रोजन और फॉस्फीन इंपॉर्टेंट है। इसका नाम होता है आर्सीन, इसका नाम होता है स्टिपीन, है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं, और इसका नाम क्या होगा, बिस्मथीन। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है क्या? आंसर है नहीं, है ना। इवन बिस्मथीन तो अनस्टेबल होता है, वो टूट जाता है बिस्मथ और हाइड्रोजन। जल्दी से खत्म करें चीजों को दोस्तों, मेरे को बहुत सारी बातें करनी, इसमें 4-5 बातें करनी है, बहुत सारी का मतलब। तो पहले नॉर्मल बातें करता हूँ, है ना। बॉन्ड एंगल, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग मेरे को बताओ, टॉप टू बॉटम इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा अमोनिया का, 107 के आसपास। और इन सब का एंगल कितना होता है? जैसे अमोनिया का होता है 104, नहीं 104 नहीं होता, 107 के आसपास होता है। और PH3 और इन सब का एंगल कितना होता है? नियरली
90 डिग्री, सब भूल चुके हो, सब भूल चुके हो। ड्रैगोज रूल वाला लगता है इनमें। नो हाइब्रिडाइजेशन। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में थर्ड वालों के आगे के हाइड्राइड्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। इनका एंगल नियरली कितना रहता है? 90, 90। है ना। ये नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं रहता है। नाइट्रोजन फैमिली में नीचे वाले में नाइट्रोजन का तो sp3 होता है, बट इन सब में क्या होता है? pH3 वगैरह में नो हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं करते हैं। पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिंदास में, है ना। तो नो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, NH3 sp3, और बाकी ऊपर से नीचे हाइब्रिडाइजेशन pH3 और इन सब का नहीं है। NH3 का एंगल नियरली 107 है, pH3 और इन सब का एंगल 90 के आसपास है। तुम छोड़ो इसकी ऐसी की तैसी, तुमसे इतना बताओ ऊपर से एंगल क्या, ऊपर से नीचे एंगल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहे हैं। बस अपने को इतने से मतलब है, कम हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और मैं बात करूं, टफ बातें करने के पहले मैंने सिंपल बातें कर ली। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, टॉप टू बॉटम क्या होगी? बेशक डिक्रीज होगी, बिकॉज अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू वो H बॉन्डिंग हो जाता वाटर, ड्यू टू H बॉन्डिंग, है ना। वेयर अदर्स आर नॉट, क्योंकि बाकी लोग थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। अरे FON चाहिए रहता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, तो समझ रहे हो? है। यस सर। तो बाकी के लोग थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, अमोनिया कर सकता है। चलो जल्दी से देखें, तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर कम हो रही है। एक मजे की बात तुमको बता दूं, अमोनिया से लेके सारे, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्लाइटली पॉइजनस होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं? स्लाइटली पॉइजनस, है ना। और पॉइजनस नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और टॉप टू बॉटम वैसे कोई पूछता नहीं है, टॉप टू बॉटम पॉइजनस नेचर इंक्रीजेस। अमोनिया और फॉस्फीन में ज्यादा पॉइजनस कौन है? फॉस्जीन। फॉस्फीन है, वो फॉस्फीन नहीं है। फॉस्फीन, सॉरी। फॉस्फीन तो अलग ही चीज है, HCOCl2, ठीक है। तो ये सब स्लाइटली पॉइजनस होता है। टॉप टू बॉटम पॉइजनस नेचर इंक्रीज होता है। बॉन्ड एंगल की बात कर ली आपने, कर ली सॉल्युबिलिटी की, है ना। बस एक दो बातें और करनी है। अब मैं बात करता हूँ बेसिक स्ट्रेंथ की। कम होती है, टॉप टू बॉटम क्या होगी? कम होगी। कम होगी, ठीक है। अमोनिया इज अ बेटर बेस देन pH3, एंड pH3 के आगे अगर बात करें तो कम होगी। सीधी सी बात है ना, बेस मतलब लोन पेयर देना है, लोन पेयर को देना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है दोस्तों? ज्यादा है। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अच्छे से लोन पेयर देगा। और इलेक्ट्रॉन sp3 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा अच्छा बेस कौन है? अमोनिया की फॉस्फीन? ज्यादा अच्छा बेस कौन है? अमोनिया। 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 बस अब आज आखिरी के दो, आज के आखिरी दो पॉइंट्स, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। मजे की बात बताऊं, ये पूरा केमिकल बॉन्डिंग में पड़ा है। एक और बात याद नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल बातें नहीं रहता है। अपन ने केमिकल बॉन्डिंग के आखिरी में वो व्हाइट बोर्ड पे जब इधर से पढ़ाता था थोड़ा बहुत इधर से, तो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स, ऑक्सीजन फैमिली के हाइड्राइड्स और हेलोजन फैमिली के हाइड्राइड्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करे थे सबके। तुमको याद दिलाता हूँ, ये नहीं याद होगा। ये पढ़ा है, इतना इनका इतना तुमको याद होगा कि पढ़ा है, बट क्या पढ़ा है ये याद नहीं आया। चलो अब मैं फिर से बात करता हूँ। ऑक्सीजन फैमिली की बात मैं कर सकता हूँ, बट अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं NCERT वाली बातें कर रहा हूँ। तो ऑक्सीजन की बात ऑक्सीजन में कर लेंगे, उसका लोड बिल्कुल मत लो। नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली में क्या हो रहा था कि वैसे तो टॉप टू बॉटम बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है नीचे से ऊपर। नीचे से अब ऊपर जा रहे हो, सॉरी ऊपर से नीचे आ रहे हो, टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए दोस्तों? बढ़ना चाहिए। बट पानी का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सबसे ज्यादा था। पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा था, फिर उसके आखिरी में था सेकंड, सबसे हाईएस्ट पानी था, फिर उसके बाद लास्ट वाला था। ये जो पानी था जिसको सबसे कम होना चाहिए था, पानी का जिसको सबसे कम होना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद ये लोग आ रहे थे, क्यों? क्योंकि रीजन वॉज, ताली बजाओ ताली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली अमोनिया में भी फर्क पड़ता है। अमोनिया में भी फर्क पड़ता है। क्या अमोनिया सबसे ज्यादा हो जाता है क्या? तो आंसर है, देखो सबसे पहले बात करूं पाटेकर ऐश्वर्या सब, तो पाटेकर ऐश्वर्या
और सब, इनमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। पाटेकर, ऐश्वर्य और सब में तो थोड़ी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इनमें तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से चलो आप, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये बात तो साफ है। अब मुद्दा आता है अमोनिया का। ये अभी मत लिखना, 2 मिनट तक मत लिखना, सिर्फ ना, फिर अपन खत्म कर रहे हैं। तो SbS3, AsH3, PsH3 तो तुम गारंटी ले सकते थे कैसे ही होगा, है ना? हाँ नाना पाटेकर, Yes, sir. नाना तो छोड़ो अभी, पाटेकर, ऐश्वर्य और सब, पाटेकर, ऐश्वर्य और सब में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप बात करें तो ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बट अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। पानी के बारे में खास बात क्या थी? पानी के बारे में खास बात क्या थी कि पानी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाईएस्ट। पानी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाईएस्ट था, पर अमोनिया का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाईएस्ट नहीं था। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट तो हाईएस्ट है, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट तो हाईएस्ट है, बट बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट उसका सेकंड हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट है। ये बहुत बहुत ज्यादा उम्मीद है इसके आने के एग्जाम में, मतलब बहुत ही ज्यादा। सर थर्ड हाईएस्ट है ना बिस्मथ का बॉइलिंग पॉइंट, और मतलब अरे SB बिस्मथ से भी कंपेयर ज्यादा। नहीं कर रहे हैं, बिस्मथ है ही नहीं कंपैरिजन में। ठीक बिस्मथ तो लिया ही कहाँ मैंने कहीं पे भी, क्योंकि BiS3 तो स्टेबल ही नहीं होता है। BiS3 टूट जाता है बिस्मथ और हाइड्रोजन में, थर्मली टूट जाता है, तो उससे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ पाटेकर, ऐश्वर्य और सबसे कंपेयर कर रहा हूँ। समझ रहे हो क्या? हाँ तो बात समझना, जज्बात समझना। क्या कि ऑक्सीजन फैमिली में तो फिर से पढ़ लेंगे और मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, बट मेल्टिंग पॉइंट में तो जैसे ये तो वैन डर वाल्स फोर्सेस मॉलिक्यूलर मास के कारण है ऐसा। किसके कारण? मास के कारण। बट ऐसा यहाँ पर ये सबसे ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि एच बॉन्ड के कारण। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं होगा। हाँ, क्यों सर, क्यों? देखो ये सबसे, मैं एक चीज बताता हूँ, ये प्योरली ऑब्जर्वेशन बेसिस होता है। वैल्यू निकाली जाती है, कौन कितने पे मेल्ट हो रहा है, कौन कितने पे बॉईल हो रहा है। वैल्यू निकी जनरल रिसर्च जर्नल में आई, किताबों में एनसीईआरटी में आई, एनसीईआरटी में आई तो आपके एग्जाम में आई। ठीक है, तो आपको इसकी ट्रिक बना के याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा है, बट बॉइलिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट सेकंड हाईएस्ट मत बोलो, हाँ मतलब बोल सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट में क्या याद रखना है दोस्तों आपको? बॉइलिंग पॉइंट में याद रखना है कि जब वो नाना पाटेकर, जब वो नाना है ना, तो जब NH3 है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट पाटेकर और ऐश्वर्या से तो ज्यादा है, पाटेकर और ऐश्वर्या से तो ज्यादा है, बट पूरी दुनिया में सभी लोगों से सबसे ज्यादा नहीं। किससे ज्यादा है? बॉइलिंग पॉइंट पाटेकर और ऐश्वर्या से ज्यादा है, बट सबसे ज्यादा नहीं है। तो पाटेकर और ऐश्वर्या से ज्यादा है बट सबसे ज्यादा नहीं है, तो सेकंड आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इन हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट NH3 का सबसे ज्यादा, NH3, SbS3, AsH3, PsH3, बट बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा नहीं है ना, पर नाना और पाटेकर से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन केमिकल प्रॉपर्टीज, जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं। यहाँ पर अपन जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करते हैं। अब कल अपन इसको पूरा रट के आना अच्छे से, बड़े तरीके से, फिर अपन बातें करेंगे स्पेसिफिक कि डाइनाइट्रोजन कैसी रिएक्शन करता है, अमोनिया कैसी रिएक्शन करता है, HNO3 कैसी रिएक्शन करता है। तीनों चीजें नहीं होंगी मेरे को मालूम है, कल अपन सिर्फ HNO3 पढ़ेंगे, और HNO3 के साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी वो NO2 बनाता है, कभी NO बनाता है, कभी N2O बनाता है, कभी हाइड्रोजन निकालता है, कभी एक फॉर्म ऑफ ऑक्सी एसिड निकालता है, कभी ऑक्सीडाइज करता है, कभी नहीं करता। साहब HNO3 बहुत बहुत शानदार टॉपिक, उसमें इतना सारा कंटेंट है कि अगर हर साल भी HNO3 का क्वेश्चन है तो भी हर बच्चा नहीं कर पाएगा, इतना कंटेंट है HNO3 में। तो कल अपन HNO3 देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, आइएगा। ठीक है, टाइम प्रोबेबली सेम ही रहेगा, और टेस्ट के लिए तो आप साथ साथ प्रिपेयर कर ही रहे हो ना, और टेस्ट में आज जितना हुआ है वहां तक आएगा, कल का नहीं आएगा, बट कल आपको क्लास में आओगे तो फायदा बहुत होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों खत्म करते हैं, है ना, खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, रखते हैं। Thank you, sir. So Okay. doubt Thank you, sir. वेलकम।